हेलो बच्चों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस नए सेशन से हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जो 9th क्लास की साइंस है उसको भी। तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज मैटर सराउंडिंग अस। तो बहुत ही इजी ये चैप्टर रहने वाला है, बस आपने पूरा लेक्चर जो है वो क्या अच्छे से देखना है और अपने नोट्स क्या है बनाना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे चैप्टर का नाम है मैटर सराउंडिंग अस। पहली बात तो कि सराउंडिंग क्या है। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, आपके आसपास की जगह, जहाँ पे भी आप क्या अभी बैठे हो, खड़े हो, जो भी सिचुएशन में हो, तो आपके अपने आसपास अगर नजर घुमाओगे ना तो आपके पास जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी क्या सराउंडिंग ही है, मतलब वो सारी की सारी चीजें आपकी सराउंडिंग में ही आती हैं। तो चैप्टर का नेम है मैटर सराउंडिंग अस, मतलब हमारे आसपास की जगह के अंदर जो मैटर है हमने उसके बारे में इस चैप्टर में क्या है पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो मैटर है आखिरकार होता क्या है, मैटर कहते किसे हैं। तो देखो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या हो वजन हो और वो क्या करे जगह को भी घेरे। एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो क्या करे किसी जगह को भी घेरे और उसका क्या हो वजन भी हो, मास भी हो, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं मैटर। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ, जैसे कि अभी मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो इस मार्कर का क्या है कुछ ना कुछ वजन तो है, दैट मीन्स इसका क्या है मास है, ठीक है। और ये क्या करता है किसी, अगर मैं इसको कहीं रखूंगी तो ये क्या करता है जगह को भी घेरता है। जैसे आप देख सकते हो, आपको स्पेस वर्ड अभी क्या है पूरा दिख रहा है, अगर मैं इस मार्कर को इसके ऊपर रखूं तो आप देख रहे हो इस मार्कर ने क्या किया है कुछ जगह को घेर लिया, इसकी वजह से आपको भी स्पेस वर्ड जो है वो नहीं दिख रहा है पीछे, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या है मास भी है, यानी कि इसका वजन भी है और ये क्या करता है जगह को भी घेरता है, इसीलिए ये जो है वो क्या है एक मैटर की एग्जांपल है। मतलब ये हमारा जो मार्कर है वो क्या है एक मैटर है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैंने क्या कुछ नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं, यहाँ पे पेन हो गया, आयरन, वाटर, एयर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है पेन, आयरन, वाटर सबका क्या होता है कुछ ना कुछ क्या है वजन है और ये क्या करते हैं जगह को भी घेरते हैं, इसलिए ये हमारे क्या है मैटर की एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे क्या कई बच्चों को एयर के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या जो एयर है, हवा जो होती है, क्या वो मैटर है या नहीं। तो यहाँ पे बच्चों जो एयर है वो डेफिनेटली हमारा क्या मैटर होता है। क्यों? क्योंकि देखो जो एयर है, हवा है, उसका भी क्या होता है कुछ ना कुछ तो वेट होता है या वजन होता है, कम होता है लेकिन होता है, और ये क्या करता है जगह को भी घेरता है। जैसे कि हम लोग क्या जब गुब्बारे के अंदर एयर को फिल करते हैं तो आपने देखा उसका साइज क्या बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है भाई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कुछ वॉल्यूम है। अब यहाँ पे क्या एक चीज मैं आपको बता दूं, कई जगह पे क्या इसकी डेफिनेशन में लिखा होता है यहाँ पे एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना ऑक्यूपाई स्पेस, इसका मतलब क्या है हम लोग दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं कि उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए और जिसका वजन हो और वॉल्यूम हो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मैटर। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है मैंने नीचे कुछ और एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे कि मैंने लिखा है लाइट। अब लाइट क्या है, लाइट को हम लोग क्या है देख सकते हैं, लेकिन ये ना तो किसी जगह को क्या घेरता है और ना ही इसका क्या होता है कोई मास होता है, यानी कि इसका कोई वजन होता है। तो दैट मीन्स ये जो लाइट है क्या वो मैटर है? तो मैटर नहीं है, क्योंकि इसके पास ये दोनों कंडीशन ही क्या फुलफिल नहीं हो रही है। दोनों कंडीशन एट ए टाइम पूरी होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको बोलेंगे कि वो क्या है मैटर है। ऐसे क्या है यहाँ पे मैंने साउंड लिखा, तो साउंड को हम लोग क्या सुन सकते हैं, लेकिन ना तो ये जगह को घेरता है ना ही इसका क्या होता है कोई वजन होता है। पेन हो गया, लव एक्सेट्रा, तो इनको हम लोग क्या फील कर सकते हैं, ये हमारी फीलिंग्स है, लेकिन ये मास और जो जगह उसको नहीं घेरते हैं। तो इसीलिए ये हमारे जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हैं ये सारी की सारी क्या है मैटर नहीं है। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मैटर कौन सा है और मैटर की जो एग्जांपल्स है वो कौन सी और कौन सी नहीं है, क्योंकि 1 मार्क्स के अंदर कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। तो अब आगे हमारे पास क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसके बारे में हमने समझना। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन मतलब सिंपली क्या है किसी भी चीज को क्या है ग्रुप्स में बांट देना या फिर उसका वर्गीकरण करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो मैटर है उसको बच्चों हम लोग क्या है कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने उसके टाइप्स बना सकते हैं, उसी चीज को हमने क्या यहाँ पे समझना है। तो एक चीज पहले अपने माइंड में रखना है, देखो जब भी हम लोग क्या किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्या होता है हम लोग ना एक चीज को बेस बना के, आधार बना के किसी
किसी चीज़ की क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, मीन्स उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो मान लीजिए हमने क्या करना है, एक क्लास में बच्चों को गेम खिलवानी है, तो मैंने उनको ग्रुप में डिवाइड करना है। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, ऐसे करो, बॉयज़ एक साइड हो जाएंगे, गर्ल्स एक साइड हो जाएंगी। तो मैंने उनको क्या डिवाइड किया, उनके जेंडर के बेस पे। ऐसे मैं कह सकती थी ऐसे करो, जिनकी हाइट क्या 5 फीट से कम है वो अलग हो जाओ, जिनकी से ऊपर है वो अलग हो जाओ। तो यहाँ पे मैंने उनको डिवाइड करने का जो बेस बनाया वो क्या था, उनकी हाइट। तो इसीलिए क्या सेम चीज़ को हम लोग क्या अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को सपोज करके उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे भी हमने क्या सेम ही करना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या 2 अप्रोच हमारी बुक में दी गई है। पहली तो बच्चों हमारी है वो कौन सी है, एंशिएंट अप्रोच। एंशिएंट अप्रोच कौन सी थी, जो हमारे जो फिलोसफर्स थे ना, उन्होंने हमें ये अप्रोच दी थी। उसने क्या कहा था कि जो मैटर है वो क्या है, 5 तत्व से मिलके क्या बना होता है, 5 चीजों से मैटर क्या मिलके बना है, और उनको उन्होंने नाम दिया था पंच तत्व। तो पंच तत्व मतलब क्या है, 5 तत्व से मिलके क्या मैटर बना हुआ। कोई भी मैटर, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, सारे के सारे क्या है 5 तत्व से मिलके बने। और वो 5 तत्व हमारे हैं कौन से, ये वाले हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं जिनसे मिलके क्या हर एक जो मैटर है वो क्या है बनता है। तो दैट मीन्स हम लोग क्या जो मैटर है ना उसको क्या है इन्हीं 5 चीजों के अंदर क्या क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो एनसीईआरटी अप्रोच है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया हुआ है तो हमें थोड़ा एक बार देखना ही था। सेकंड जो हमारी अप्रोच है वो कौन सी है, मॉडर्न अप्रोच। ये जो अप्रोच जो हमारे क्या साइंटिस्ट ने हमें दी है, तो अभी हम लोग क्या इसी अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या पूरे चैप्टर में आगे स्टडी करने वाले हैं। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, जो मैटर है ना उनको क्या है ग्रुप्स में डिवाइड किया है, उसकी क्लासिफिकेशन किया है 2 चीज़ों के बेस पे। एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और एक दूसरा है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस में हमारा ये जो पहला चैप्टर वो कर ही रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे सारे मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या करनी है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग देखेंगे वो सारा पार्ट आएगा हमारा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो फिलहाल हमने क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को क्लासीफाई नहीं करना, ये आगे करेंगे। तो पहले क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। भाई देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर आपने सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसको आप क्या इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि किसी का साइज हो गया, किसी की शेप क्या है, किसी का कलर क्या है, तो डेंसिटी वगैरह ऐसी जो चीजें होती है ना वो सारी की सारी किस में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही आती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। हम हमारे क्या जो सेंस होते हैं ना, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्मेल करके, टेस्ट करके, टच करके, उनके थ्रू हम लोग क्या मोस्ट रेडली फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने देखना है कि जो हमारा मैटर है उसके क्या है, कितने जो ग्रुप्स है उसमें हम लोग क्या उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात बच्चों एक ये है कि देखो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बेस में हमने क्या क्लासीफाई तो करना है, लेकिन उसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि जो हमारा मैटर है वो मिलके किससे बना हुआ है। अगर हमें ये पता चल जाए कि मैटर किस चीज़ से मिलके बना है तो उस चीज़ की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग क्या अच्छे से पता लगा सकते हैं, और हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी क्या अच्छे से पता चल जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या है यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो मैटर है, कोई भी जो मैटर है वो क्या है किससे मिलके बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। हाँ बच्चों, वो क्या है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को अगर तोड़ती जाऊंगी एंड में क्या बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे पास आ जाएंगे। उन छोटे पार्टिकल से ही मिलके जो मैटर है वो क्या है बनता है। तो मीन छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या आपस में ऐसे गैदरिंग है, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए ये जो मार्कर है वो क्या बना है। तो इसी तरीके से क्या सभी के अंदर होता है, और ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स। तो हमारा जो 3rd चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर भी हम लोग क्या पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उनको हम लोग जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनसे मिलके मैटर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स। तो अब हमने करना क्या है, ये जो हमारे पार्टिकल्स है जिससे मिलके क्या एटम बना है। अब जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, मान लो ये कोई चीज है, ये क्या है मैटर है, मैंने ड्रॉ किया है, तो ये क्या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है एक दूसरे के साथ क्या है बाउंडेड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है इन पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है इनके नेचर के बारे में हमने क्या पता करना। हमें ये तो देखे ना कि ये जो पार्टिकल्स है जिससे मिलके क्या मैटर बना हुआ है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि अगर हमने उसको समझ लिया ना तो हम लोग क्या आगे सारी जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज है, इजीली उसको क्या समझ पाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से समझ लेते हैं कि जो पार्टिकल्स है उनके जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो कौन सी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल।
जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों मैटर के, वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था पीछे कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके जो मैटर है वो क्या बना होता है। तो इस चीज़ का आप क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे ले सकते हो, मतलब कैसे पता लगा सकते हो, इसके लिए आप सिंपल एक्सपेरिमेंट करना है। आपने क्या करना है, एक गिलास लेना है और एक गिलास के अंदर आपने क्या वाटर डाल देना है। अब आप उसके अंदर क्या करो, थोड़ी सी जो डिटॉल है ना वो डाल दो, ठीक है, थोड़ा सा जो 2-3 ड्रॉप्स डिटॉल के इसके अंदर क्या ऐड कर दो। तो आप देखोगे ऐड करने के बाद आपने क्या इसमें मिक्स कर देना है। देन आपने क्या कर देना है, इसके अंदर और पानी जो है ना वो क्या ऐड करना है, इसकी डाइल्यूशन करना है, मतलब पानी और ऐड करना है। तो आप देखोगे कि जब आपने और पानी ऐड किया ना, अभी भी आपको क्या ये जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपने ज़्यादा पानी मिला दिया, जो पानी मिलाया था वो बिल्कुल प्योर था, उसके अंदर कोई डेटॉल वगैरह मिक्स नहीं थी, तो अब भी आपको क्या यहाँ पे डेटॉल की जो फ्रेगनेंस है ना वो देखने को मिलेगी। अगर आप फर्दर और इसके अंदर डाइल्यूशन कर देते हो और पानी इसके अंदर डाल देते हो ना, तो भी आपको यहाँ पे जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर भी क्या है, आपको जो डेटॉल है उसकी जो स्मेल है वो क्या देखने को मिलेगी। तो इससे क्या क्लियर होता है, क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी की क्वांटिटी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन डेटॉल तो अभी भी उतना ही था ना, उसको तो हमने इंक्रीज ही नहीं किया। दैट मीन्स जो डेटॉल है वो भी क्या मैटर ही था, तो उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो पार्टिकल का साइज है वो क्या बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अगर मैंने यहाँ पे एक ये डॉट भी लगाई है ना, तो ये भी आप समझ सकते हो कि पार्टिकल के साइज से बहुत ज्यादा बड़ी है ये डॉट भी। तो आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि कितने छोटा जो पार्टिकल का साइज है वो क्या होता है। सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो कौन सी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या है, स्पेसेस होती है। ऐसे नहीं होता कि सारे पार्टिकल्स क्या बिल्कुल ही जुड़े हुए हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनके बीच में क्या होती है, थोड़ी बहुत स्पेस होती है। देखो किसी के अंदर स्पेस ज्यादा हो सकती है, किसी के अंदर कम भी हो सकता है, लेकिन स्पेस हर किसी के अंदर होती है। तो इसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट कौन सा, इसके लिए हम एक्टिविटी कर सकते हैं, हमारी बुक के अंदर दी हुई है जो। इसके लिए आपने क्या करना है, देखो आपने क्या करना है, एक गिलास लेना, ट्रांसपेरेंट गिलास लोगे, इसके अंदर आपने सपोज करो पानी डाल दिया, ठीक है। पानी का आपने क्या करना है, जो लेवल है वो मार्क कर लेना। मान लो यहाँ तक आपने गिलास को फिल किया तो लेवल मार्क कर लो आप। अब इसके अंदर आपने क्या कर देना, जो सॉल्ट है या फिर शुगर है, कुछ भी दोनों में से ऐड कर देना है। अब मैंने जब सॉल्ट को इसमें ऐड करूंगी तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे कि मैं ना क्या कर रही हूँ अभी ब्लू कलर से ना पानी के पार्टिकल्स बना रही हूँ। ये मान लो यहाँ पे वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स थे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपने सॉल्ट ऐड किया ना, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने फिर से क्या है, यहाँ पे जो वाटर का लेवल है ना उसको क्या ऑब्जर्व करना है। तो मान लो यहाँ तक हमारा क्या ये मार्क लगाया हुआ था, तो आप देखोगे कि जब आपने क्या किया, इसके अंदर ये जो वाटर था इसके अंदर जब नमक को डिसॉल्व कर दिया, अब भी जो पानी का जो लेवल है ना वो सेम ही है। पानी का जो लेवल है वो क्या है, इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर यहाँ पे क्या है, ये जो पार्टिकल्स मैंने पानी के पार्टिकल्स बनाए हैं, ठीक है, इनके बीच में अगर स्पेस नहीं होती तो डेफिनेटली इसका जो लेवल था ना वो बढ़ना था, क्योंकि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो आ तो इसी के अंदर रहे ना, तो पार्टिकल्स कहीं तो जाते तो फिर वो यहाँ इकट्ठे हो जाते तो लेवल इंक्रीज हो जाता। लेकिन क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स थे उसके बीच में क्या थी बच्चों, खाली स्पेस पड़ी थी। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स उसको मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ। जब हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया तो यहाँ पे क्या, मान लो ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, जो पानी के जो पार्टिकल्स है ना उनके बीच में जो खाली स्पेस है उसके अंदर क्या हो रहा है, फिट हो रहे हैं। इसीलिए जो पानी का लेवल है वो क्या बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो यहां से हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी वो कौन सी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो क्या कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ऐसे नहीं है कि जो पार्टिकल्स है वो क्या एक ही जगह पे बैठे मूव कर ही नहीं रहे, वो मूव करते हैं। इसमें भी ऐसे ही होता है, किसी मैटर के अंदर जो पार्टिकल की स्पीड है वो क्या ज्यादा होता है, किसी के अंदर कम होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो आगे भी हम लोग क्या समझेंगे पूरा। फिलहाल आपने इतना देखना है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो क्या करते हैं, लगातार भागते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इसके लिए भी आप क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। मान लो आपने क्या किया, एक अगरबत्ती को जलाया। मान लो यहाँ पे आपने क्या एक अगरबत्ती को जलाया, तो जब अगरबत्ती को आपने जलाया तो ऊपर क्या था, जो इसके अंदर जब आपने जलाया अगरबत्ती को तो यहाँ पे क्या था, जो अगरबत्ती थी वो क्या धुएं की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स है ना वो क्या करेंगे, धीरे धीरे मूव करना शुरू करेंगे। तो आपने देखा होगा कि अगरबत्ती आपने यहाँ जलाई है, लेकिन आप कहीं बाहर रूम में भी बैठे हो ना तो भी आपको उसकी जो फ्रेगनेंस है वो क्या अच्छी फ्रेगनेंस आपको आती है, आपको पता चल जाता है कि अगरबत्ती जल रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे थे बच्चों, मूव कर रहे थे। पार्टिकल्स क्या है, धीरे धीरे आगे आगे मूव कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आपको क्या उसकी जो फ्रेगनेंस है वो क्या आ रही है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। एक और इसके लिए एक्टिविटी आप कर सकते हो। सिंपल आपने क्या करना है, एक बिकर लेना है या गिलास ले लो, उसके अंदर आप पानी डालो और यहाँ से आपने क्या करना है ना, साइड से, बिल्कुल साइड से आपने क्या करना है, इंक जो है ना कोई भी कलर की, रेड या ब्लू जो भी इंक आपके पास है, आपने क्या है उसकी 2-3 ड्रॉप बिल्कुल साइड से
डाल देनी है। तो आप देखोगे आपने उस बिकर को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, तो थोड़े टाइम बाद देखोगे कि जो पूरा पानी है ना वो कलर्ड हो गया है, ब्लू कलर की या रेड कलर की जो भी इंक डाली उस कलर का पूरा सॉल्यूशन हमारा हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पार्टिकल्स थे इंक के अंदर वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, तो उसने क्या किया, पूरे वाटर के अंदर वो फैल गए। ठीक है, लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की वो कौन सी है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो मैंने ये क्या कोई भी एक चीज बनाई है, ये कोई भी मैटर है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके अंदर क्या है, जो पार्टिकल्स है ना वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस तरीके से एक दूसरे से ये क्या है, जुड़े हुए हैं। अब सबके अंदर ऐसे होता है, देखो मैटर तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसीलिए क्या किसी मैटर के पार्टिकल्स के अंदर जो अट्रैक्शन है ना वो क्या कम होते हैं, किसी के अंदर ज्यादा होती है, लेकिन होती जरूर है। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो ये मार्कर है, अब क्योंकि ये मैटर है तो ये क्या है, पार्टिकल से मिलकर ही बना है, क्योंकि मैटर किससे मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से। तो यहाँ पे क्या है, इसके जो पार्टिकल्स है अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते तो सारे पार्टिकल्स कहीं दूर दूर भाग जाते हैं ना, क्योंकि हमने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो मूव तो करते हैं लेकिन इनके बीच में क्या होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं ना, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी की वजह से पार्टिकल्स क्या एक दूसरे के साथ क्या जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल दूर दूर नहीं जाते। इसीलिए तो ये मार्कर है, अगर इसके सारे पार्टिकल्स दूर दूर भाग जाएंगे तो फिर तो मार्कर ही खत्म हो जाएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे जो पार्टिकल्स है मैटर के वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये किसी के अंदर कम होती है और किसी के अंदर ज्यादा होती है। अब फाइनली हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा मैटर है उसको क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग क्या कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। तो आगे हमारे पास क्या स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे क्या स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या, मैटर को हमने क्या क्लासिफाई ही किया है, उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया है, किसके बेस पे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे क्या मैंने एक लाइन लिखी है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, द स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेज ड्यू टू वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये क्या चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमने 4 अभी प्रॉपर्टी डिस्कस की कि उनके बीच में अट्रैक्शन होती है, स्पेस होती है, मूव करते रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर बनी कैसे, देखो हमने क्या जो मैटर है ना उसको क्या ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको बताया किसी के अंदर स्पेस क्या होती है, पार्टिकल्स के बीच में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, किसी के अंदर ज्यादा होता है। तो ये चीजें क्या है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके अंदर क्या वेरी करती रहती है, और इसी वजह से हमारे पास क्या है, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना वो बनी है। तो उसी के बेस पे हमने क्या यहाँ पे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने बनाई है। वो कौन कौन सी है, पहली तो है हमारी सॉलिड। पहली कौन सी है, सॉलिड। सॉलिड कौन सी होती है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे आप यहाँ पे मैंने डायग्राम मैंने देख सकते हो, ये क्या है, कोई भी मैटर है, ठीक है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जैसे राउंड राउंड बनाई ये पार्टिकल्स है, तो आप देख सकते हो पार्टिकल्स क्या क्लोजली पैक्ड है। लेकिन क्लोजली पैक्ड का मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो ये स्पेस है, ये स्पेस है, तो स्पेस तो है, लेकिन सॉलिड्स के बीच में क्या होती है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या कम रहती है। तो यहाँ पे पहली जो स्टेट है वो हमारी कौन सी है, सॉलिड। दूसरी जो है वो हमारी कौन सी है, लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड क्या है, मैटर की वो स्टेट है बच्चों जहां पे पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, लेकिन इतनी कम भी नहीं होती और इतनी ज्यादा भी नहीं होती। तो आप ये देख सकते हो ये सारी चीज जो है खाली स्पेस है, तो आप देख सकते हो इसके कंपैरिजन में स्पेस क्या ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है। तो पार्टिकल्स क्या ना ही ज्यादा क्लोज है और ना ही ज्यादा बहुत दूर है। तीसरी जो हमारी स्टेट है वो कौन सी है, गैस। तीसरी जो स्टेट है वो कौन सी है, गैस। तो गैस के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, लिक्विड से भी ज्यादा गैप होता है गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में। तो इस तरीके से क्या, पहली जो बेसिक चीज है, जब भी आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस का वर्ड सुनना है ना, आपके दिमाग में झट से ये पिक्चर बन जानी चाहिए कि भाई सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या इस तरीके से अरेंज है कि एक दूसरे के बिल्कुल पास पास चिपके हुए, बहुत ही कम स्पेस है। लिक्विड के बीच में क्या पार्टिकल्स थोड़े थोड़े ठीक ठीक डिस्टेंस पे है, और गैस में तो बहुत ही ज्यादा दूर दूर है। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, FOA मैं शॉर्ट में लिख लूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया कि स्पेस, अगर यहाँ पे क्या पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है ना, तो अगर कम है तो पार्टिकल्स क्या चिपके हुए हैं, तो अगर वो एक दूसरे के पास होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम लोग क्या होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा क्लोज है, जिससे हमारी बहुत बातें होती है, रोज हम जिससे हम मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, उनके साथ हमारी अटैचमेंट भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सेम चीज यहाँ पे है, पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है, इसीलिए इनके बीच में जो फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन होती है बच्चों वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो सॉलिड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहती है, लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज़्यादा होती है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। सॉलिड्स के कंपैरिजन में इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या, कम है, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन इनके कंपैरिजन में कम है। गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, बहुत ही कम रहती है। तो आप समझ ही सकते हो क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्या बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर के रिश्तेदार है भाई यहाँ पे ये, तो बेचारे एक दूसरे के पास ही नहीं है, तो अटैचमेंट कैसे होगी। तो इसीलिए ये एक दूसरे को क्या बहुत ही कम फोर्स से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस मैंने बताया। अभी हम लोग क्या प्रॉपर डिफरेंस देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का बच्चों आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो उस चीज को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको सारी जो चीजें वो क्या क्लियर हो जाए। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोग क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में जो सारे डिफरेंसेस है उनको। तो पहला जो डिफरेंस है हमारे पास वो क्या है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। इनकी जो शेप है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इनकी जो शेप है वो क्या टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। जैसे कि मार्कर की बात करूँ, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, गेट हो गया, बहुत सारी चीजें जो सॉलिड है इनकी जो शेप होती है वो क्या होता है, फिक्स होती है। आप आज इसको देखोगे मार्कर को, इसकी शेप ऐसी है, 10 दिन बाद भी ऐसी रहेगी। शर्त ये है कि इसके ऊपर हमने क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई है, ठीक है। तो इनकी जो शेप है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। लेकिन जो लिक्विड होते हैं उनकी जो शेप है वो क्या फिक्स नहीं होती है। ये क्या करते हैं, इनको जिस भी बर्तन के अंदर हम लोग डालते हैं ना उसी की शेप क्या कर लेते हैं, ये गेन कर लेते हैं। तो लिक्विड के एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूं, पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी ऐसी चीज, तो वो सारे के सारे क्या होता है, लिक्विड्स होते हैं। तो लिक्विड क्या करते हैं, इनकी जो कोई अपनी पर्टिकुलर शेप नहीं होती, इनको जिसमें डालोगे, अगर आपने पानी को गिलास में डाला तो गिलास की शेप ले लेगा, जग में डाला तो जग की ले लेगा, तो जिसमें भी आप डालोगे उसी की शेप ये क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। और जो गैस है इनकी भी क्या होता है, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, ठीक है। गैस भी क्या है, उसको जितनी जगह मिलती है उसी सारी जगह में वो क्या फैल जाती है, तो इनकी भी कोई फिक्स शेप नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या है, सॉलिड जो होते हैं ना उनका बच्चों क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। और जैसे कि आपको पता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका वॉल्यूम आज जितना है ना कल भी उतना ही रहेगा, परसों भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम भी फिक्स है। लिक्विड जो है इनका भी वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। इनकी शेप फिक्स नहीं होती लेकिन इनका जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो जैसे आप देख सकते हो, अगर आपने क्या, अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेके आए हो घर पे, तो आपको पता है कि उस बॉटल के अंदर जितनी कोल्ड ड्रिंक है वो उसको आप क्या किसी और बर्तन के अंदर भी डाल दोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन वो जो कोल्ड ड्रिंक की जो क्वांटिटी है वो तो उतनी रहेगी ना, तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। लेकिन जो गैस बच्चों उनका क्या होता है, जो वॉल्यूम है ना वो भी फिक्स नहीं होता। इसको जितनी जगह मिलते हैं ना उसी जगह में फैल जाते हैं, तो इनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, सॉलिड्स जो होते हैं ना डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स जो होते हैं ना वो क्या कभी भी फ्लो नहीं करते, मतलब बहते नहीं है ऐसे, ठीक है। जैसे पानी बहता है ना, तो सॉलिड्स कभी भी ऐसे नहीं बहते हैं। जैसे कि अगर मैंने मार्कर रखा है तो ये क्या है, फ्लो नहीं कर सकता, ये फ्लो नहीं करेगा। तो जो चीज़ फ्लो नहीं करती ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड। रिजिड का मतलब कठोर या सख्त, आप समझ सकते हो। तो ये क्या फ्लो नहीं करते हैं, लेकिन जो लिक्विड होते हैं वो क्या फ्लो करते हैं। तो आपको पता है पानी है, पानी को अगर आप ऐसे डालोगे तो वो अपने आप आगे चला जाएगा, तो वो फ्लो करते हैं। दैट मीन्स ये क्या रिजिड नहीं होते हैं। और जो गैस है वो भी क्या फ्लो कर सकती है, तो ये भी क्या रिजिड नहीं होती हैं, ठीक है। और ऐसे लिक्विड और गैस, तो मैटर जो होता है ना, मैटर के बीच में मैटर की कौन सी स्टेट, लिक्विड और गैस, तो ये क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो मैटर की वो स्टेट जो फ्लो कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। तो फ्लूइड्स जहां पे भी आपको वर्ड दिखाई दे, दैट मीन्स क्या है, उस मैटर की बात हो रही है जो क्या कर सकते हैं, बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो कैटेगरी आती है हमारी, लिक्विड और गैस। फ्लूइड्स कभी भी सॉलिड्स नहीं हो सकते, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आगे जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो सॉलिड्स होते हैं ना उनकी जो डेंसिटी होती है ना वो क्या होती है, बहुत हाई रहती है। अब पहली बात तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। मान लो एक पर्टिकुलर जगह के अंदर कितने नंबर ऑफ थिंग्स वहां पे है, उसको हम लोग कह सकते हैं डेंसिटी। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक इतनी स्पेस मैंने बनाई है, तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से मैंने बहुत सारे कुछ पार्टिकल्स बना दिए, ठीक है। अब एक सेम चीज़ मैंने यहाँ पे और बनाई, तो यहाँ पे मैंने क्या कुछ कम पार्टिकल्स बनाए हैं, एक और बनाया, यहाँ पे बिल्कुल ही कम बनाया। तो स्पेस मैंने सेम बनाई है, जगह सेम है, लेकिन इसके अंदर पार्टिकल्स बहुत भर भर के है। इसके अंदर इससे कम है, इसके अंदर इससे भी कम है। तो दैट मीन्स इसकी डेंसिटी क्या सबसे ज़्यादा है, इसकी उससे कम है, इसकी बिल्कुल ही कम है। तो एक पर्टिकुलर जगह के अंदर कितने नंबर ऑफ थिंग्स आ रही हैं उसी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डेंसिटी। और डेंसिटी निकालते कैसे है, वैसे इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सॉलिड्स जो होते हैं ना उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पीछे कि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो अगर वो क्लोजली पैक्ड है तो एक पर्टिकुलर, अगर आप वॉल्यूम लोगे किसी भी चीज़ का इक्वल साइज में, अगर आप क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस लेते हो ना, तो वहाँ पे क्या है, जो
सॉलिड्स के पार्टिकल वो तो क्या क्लोजली पैक्ड है, तो इसका मतलब है इतनी जगह के अंदर सॉलिड के पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे, इसीलिए जो सॉलिड्स है उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। और जो लिक्विड होते हैं इनकी डेंसिटी सॉलिड्स के कंपैरिजन में क्या होती है, लेस होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स है वो क्या बिल्कुल चिपके हुए भी नहीं होते और बिल्कुल दूर भी नहीं होते, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं। तो उतनी ही जगह में लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो क्या कम आएंगे एज कम्पेयर टू दी सॉलिड्स, इसीलिए इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम रहती है। और जो गैस होते हैं उनकी तो बिल्कुल ही लीस्ट होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इक्वल साइज उतना ही लूँ यहाँ पे भी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या गैस के पार्टिकल्स क्या 2-3 मुश्किल से होंगे क्योंकि वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो दैट मीन्स इनकी जो डेंसिटी होती है गैस के पार्टिकल्स की वो क्या होती है, बिल्कुल ही कम रहती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि मिनिमम स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। जो सॉलिड्स होते हैं ना उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या बहुत ही कम स्पेस रहता है। ये हमने ऑलरेडी समझ लिया कि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स है बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है, बहुत ही कम स्पेस होती है। और यहाँ पे लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है, जो गैप होता है वो क्या है, सॉलिड्स के कंपेरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता, थोड़े थोड़े दूरी पे वो होते हैं। और गैस में क्या होता है, मैक्सिमम स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। यहाँ पे पार्टिकल्स का बहुत दूर दूर है, जैसे मैंने ऊपर बनाया भी है, पार्टिकल्स का कितनी दूर दूर है, तो इनके बीच में जो स्पेस है या गैप है वो क्या बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये भी हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब देखो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज है, तो दैट मीन्स उन्होंने क्या किया हुआ, एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या अट्रैक्ट किया हुआ है। और जो फोर्स से पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बच्चों क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए वो तो क्लोजली पैक्ड है सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स। और लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, FOA मैंने शॉर्टकट में लिखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना लिक्विड के अंदर वो क्या होता है, लेस होती है एज कंपेयर टू दी सॉलिड्स। और गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या बिल्कुल ही कम रहती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, तो अगर दूर दूर होंगे तो उनके बीच में क्या अट्रैक्शन होएगी नहीं, बहुत ही कम होएगी, ना के बराबर कह सकते हो आप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स मूवमेंट इज मिनिमम। अब देखो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, राइट, मूव तो करते हैं, लेकिन किसी के अंदर ज्यादा करते हैं, किसी के अंदर कम करते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल की मूवमेंट है ना वो बहुत ही कम रहती है। अब क्यों रहती है कम, आप समझ सकते हो, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना पार्टिकल्स के बीच में वही बहुत कम है, नहीं वो क्या है बहुत ज्यादा है, उल्टा बोल दिया मैंने। उनके बीच में क्या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या बहुत ज्यादा है। तो अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ज्यादा है तो वो क्या एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इसीलिए पार्टिकल्स को मूव करने में दिक्कत आएगी, वो इजीली कहीं मूव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो सॉलिड्स के अंदर क्या रहती है बच्चों, मिनिमम रहती है, बहुत ही कम जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो देखने को मिलती है किसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर। लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इनके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी सॉलिड्स, मोर देन दी सॉलिड्स। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइट सा लिखा गया क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है गैस के अंदर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। तो आप समझ सकते हो क्यों रहती है मैक्सिमम, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। तो किसी एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर दूर पड़े हैं, तो वो इजीली कहीं भी घूम सकते हैं, तो इसीलिए उनकी जो मूवमेंट है वो क्या होती है, मैक्सिमम रहती है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे एक नया वर्ड आया काइनेटिक एनर्जी, जिन बच्चों को नहीं पता, देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स की वो वाली एनर्जी जो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अगर कोई पार्टिकल्स क्या बहुत ज्यादा मूव कर रहा है ना तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर कोई बहुत कम मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो जितनी ज्यादा मूवमेंट उतनी ही ज्यादा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इतनी चीज आपने दिमाग में रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होगी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो सॉलिड्स के अंदर क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ना के बराबर है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। यहाँ पे क्या है, जो एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, सॉलिड से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और जो गैस है उसके अंदर क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो क्या फ्री टू मूव है, वो बहुत ज्यादा मूव करे, जितना मूव करेंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो ये आपको फुल फ्लैश 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छे से आपने क्या सारे डिफरेंसेस को क्या करना है। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग क्या एक और टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा है डिफ्यूजन के बारे में। तो डिफ्यूजन बच्चों देखो क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स।
इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि डिफ्यूजन क्या होता है, जो दो अलग अलग तरीके के मैटर होते हैं, मान लो ये एक मैटर है, ये अलग तरीके का मैटर है, जब ये क्या करेंगे, दोनों जो मैटर है, अब मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो जब क्या होता है, इस मैटर के पार्टिकल और इस मैटर के पार्टिकल्स अपने आप क्या मूव करते करते इस तरीके से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं ना, तो इस नेचुरल प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो क्या अपने आप होता है, हम लोग नहीं करवा रहे, वो अपने आप हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो तो भाई लगातार मूव करते रहते हैं, मूवमेंट होती है ना उनमें, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग होना ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन देयर ओन, अपने आप। अपने आप जब पार्टिकल्स जो होते हैं ना मैटर के, दो अलग अलग मैटर के, वो क्या मूव करते रहते हैं और एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और वो मिक्स कैसे हो जाते हैं, आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो। देखो ये एक मैटर है, मान लो ये जो मेरे फिंगर्स है ना, ये मेरे पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करे, इधर भी क्या मैटर है, ये भी पार्टिकल्स है। हमें पता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी तो होती है ना, तो जब भी पार्टिकल्स क्या मूव, और पार्टिकल्स मूव भी करते हैं मैटर के, तो ये मूव करते करते क्या करेंगे, इस तरीके से जो खाली स्पेस है ना एक दूसरे की, उसके अंदर क्या होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, इनकी इंटर मिक्सिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन जो होती है ना, वो क्या है, मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसके ऊपर बेस्ड है। अगर आप देख ही सकते हो, इंटरमिक्सिंग है मतलब क्या है, मूवमेंट हो रही है, तो दैट मीन्स डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर जो डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनकी मूवमेंट के ऊपर ही जो डिफ्यूजन है वो क्या बेस्ड है। अगर मूवमेंट होगी तो ही वहां पे डिफ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज वहां पे डिफ्यूजन नहीं हो सकता। और डिफ्यूजन अपने आप होने वाला प्रोसेस है, ये चीज आपने जरूर माइंड में रखनी है। ओके, आगे क्या है कि डिफ्यूजन अकर्स इन दी सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अभी तक हमने तीन स्टेट पढ़ी है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीनों के अंदर ही क्या है बच्चों, डिफ्यूजन होता है। लेकिन किसी के अंदर डिफ्यूजन क्या ज्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है, ये अभी हम स्टडी करेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के अंदर क्या डिफ्यूजन तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन की अगर बात करें कि इंटरमिक्सिंग तो हो रही है, लेकिन मैंने बताया किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज्यादा होती है। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, ठीक है, अगर इंक्रीज कर दे टेम्परेचर को, तो वहां पे जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है ना, वो भी क्या होने लग जाते हैं, इंक्रीज होने लग जाते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था, थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा हम लोग क्या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी भी क्या इंक्रीज हो जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, उतने ही पार्टिकल्स क्या ज्यादा मूव करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी जो मूवमेंट है वो इंक्रीज होगी, मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स अगर पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज होगी तो फटाफट से मिक्स हो जाएंगे ना, तो दैट मीन्स जो डिफ्यूजन है ना, वो भी क्या बहुत ही जल्दी होगा। इसीलिए टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा हमारे पास, उतना ही जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आपने माइंड में रखना है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, उतनी ही उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी जहां पे भी वर्ड आ जाए ना, आपके दिमाग में आना चाहिए झट से वर्ड मूवमेंट। तो इसका मतलब क्या, वहां पे मूवमेंट ज्यादा होगी। तो अगर मूवमेंट ज्यादा होगी तो दैट मीन्स डिफ्यूजन भी क्या होगा, जल्दी होगा ना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर तीनों का कंपेरिजन हम लोग क्या यहाँ पे करते हैं, तो मैं यहाँ पे तीनों में लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या है, सॉलिड्स, देन हमारे पास क्या आते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस, राइट। तो यहाँ पे क्या, अगर तीनों के अंदर देखें कि किसके अंदर डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, तो आप सिंपल समझ सकते हो। मैंने आपको बताया था गैस के अंदर क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, बिल्कुल ही कम होती है। दैट मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये हमने पढ़ा था अभी जो डिफरेंसेस किए थे। गैस के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्यों होती है मैक्सिमम, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लीस्ट होते हैं, कम होती है, इसलिए वो फ्री टू मूव होते हैं, मूव करते रहेंगे। और जितना मूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो डिफ्यूजन है वो यहाँ पे क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। गैस के अंदर डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मतलब गैस के पार्टिकल्स बहुत ही जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं। और लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है,
होती है ज़्यादा, लेकिन गैस के कंपैरिजन में कम होती है। तो इसीलिए इसके अंदर जो डिफ्यूजन है वो क्या रहेगा, गैस से कम रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड के पार्टिकल्स की है ना वो क्या है, ठीक ठीक होते हैं, ना ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं, लेकिन गैस के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग भी क्या होगी, कम होगी। तो दैट मीन्स जो डिफ्यूजन है वो क्या होगा, स्लो होगा या कम होगा एज कंपेयर टू दी गैस। और सॉलिड्स का तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि सॉलिड्स के अंदर तो बिल्कुल ही डिफ्यूजन क्या होता है, कम होता है। तो ये इनके अंदर जो डिफ्यूजन है वो बिल्कुल ही क्या, लिक्विड से भी कम है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ही मिनिमम होती है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या बहुत ही अच्छे से बाउंडेड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर मूव ही नहीं करेंगे तो इंटरमिक्सिंग होगी कैसे, दैट मीन्स यहाँ पे जो डिफ्यूजन है वो क्या, ना के बराबर ही रहता है। इतनी चीज क्लियर हुई कि जो डिफ्यूजन है वो क्या सबसे ज्यादा होता है गैस के अंदर, फिर होता है लिक्विड के अंदर और फिर होता है सॉलिड्स के अंदर। तो अगर इनके एग्जांपल्स की मैं बात करूँ, अगर आपने ये भी देखना है तो आप देख सकते हो। गैस की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगरबत्ती वाली एग्जाम्पल हमने ली थी। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती को हमने सिंपल लिया, उसको जलाया नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आपने यहाँ पे जलाया, अगर अगरबत्ती यहाँ पे पड़ी है रूम में, तो आप इसी रूम में भी हो ना तो भी आपको क्या, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो नहीं आएगी, ठीक है। और उसी को अगर अगरबत्ती को आपने क्या जला दिया है तो आपको क्या, थोड़ी दूर बैठे हो तो आपको पता चलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक अगरबत्ती को हमने क्या बच्चों जलाया नहीं था, यहाँ पे जैसे मानो मैंने अगरबत्ती बनाई है, जब तक ये क्या सॉलिड स्टेट में थी, मैंने इसको जलाया ही नहीं, तो यहाँ पे क्या इसके जो पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे के साथ क्या क्लोजली बाउंडेड है, उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो अगर पार्टिकल्स मूव ही नहीं करेंगे तो दूर जाएंगे कैसे, इसीलिए हमें दूर बैठे फ्रेगनेंस नहीं आ रही है। लेकिन जैसे हम लोग इसको जलाते हैं ना, ऑन करते हैं, तो यहाँ पे क्या, ऑन नहीं जलाते हैं सॉरी, तो जैसे इसको जलाएंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। हमने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। दैट मीन्स पार्टिकल्स की मूवमेंट भी क्या इंक्रीज होगी, और पार्टिकल्स क्या फिर फटाफट से भागना शुरू कर देंगे इस तरीके से, तो दूर 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 फैल जाएंगे, और जहां कहीं भी हम होंगे हमारे तक उसकी जो स्मेल है वो क्या आ जाएगी। तो ये भी क्या डिफ्यूजन की ही एक एग्जाम्पल है गैस के अंदर। दूसरा क्या, लिक्विड्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हो, अगर जैसे मैंने इंक वाली एग्जांपल दी थी, एक गिलास पानी के अंदर हम लोग क्या इंक डालते हैं, तो इंक जब हमने डालते ऐसे नहीं होता ना झटपट से सारा पानी ब्लू हो जाता है, ऐसे नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम उसको लगता है, मतलब कि 4-5 मिनट आप मान के चलो, फिर जाके पूरा जो पानी है ना, अगर आपने उसमें इंक डाले तो वो पूरा कलर्ड होगा। तो दैट मीन्स लिक्विड के अंदर भी क्या डिफ्यूजन हो रही है, इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या है डिफ्यूज होके मिक्स हो रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या है, वो लिक्विड की एग्जाम्पल है डिफ्यूजन की। और सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के अंदर बहुत ही कम डिफ्यूजन क्या देखने को मिलती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि जितना हमने किया आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी मैं क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस का तीनों का एक बार आपके लिख के बता देती हूँ कि डिफ्यूजन का अगर क्वेश्चन है तो आपने लिखना कैसे है। तो ये पूरा जो है मैंने क्या गैसेस, सॉलिड्स और लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन के बारे में प्रॉपर लिख दिया है, और सारा मैंने आपको समझा भी दिया है। एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो बाकी का जो आधा लेसन हमने क्या यहाँ पे कर लिया, और बाकी का जो लेसन है वो क्या हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।